नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको जीव विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 3 तक स्टूडेंट पूरे के पूरे क्वेश्चन फाइनल करा दिया था। आज चलेंगे हम स्टूडेंट सेट नंबर 4 की तरफ। तो चलते हैं। देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास जो सेट नंबर 4 है, सेट नंबर 4 2022 348 GR। कोड नंबर कितना है स्टूडेंट? कोड नंबर है 348 GR। 2022 का ही से है स्टूडेंट सेट नंबर 4। तो इसके बाद देखिए पे स्टूडेंट, एक नंबर हमारा क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन एक का क्या कह रहा है कि भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं। क्या कह रहा है स्टूडेंट? भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती है। नंबर 1 है अगुणित, नंबर 2 है द्विगुणित, नंबर 3 स्टूडेंट त्रिगुणित और नंबर 4 है चौगुणित। अगुणित यानी कि मतलब n, द्विगुणित का मतलब 2n, त्रिगुणित का मतलब 3n और चौगुणित का मतलब 4n। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो भ्रूण पोष की जो कोशिकाएं होती हैं, मैंने स्टूडेंट जब आपको द्वि निषेचन के बारे में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर स्टूडेंट एक वर्ड आया था जिसे हम कहते थे त्रिगुणित, त्रिसंलयन स्टूडेंट। तो वहाँ से हम पूरी डिटेल के बारे में जानकारी ली थी। तो इसीलिए हम स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिगुणित। आप वहां से जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट, भ्रूण पोष की जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं? त्रिगुणित होती है स्टूडेंट। जब मैंने आपको द्विनिषेचन या त्रिसंलयन के बारे में पढ़ाया था, वहां से आप जाकर देख सकते हैं कि त्रिगुणित कैसे मैं आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक का खा कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट कि मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए फिर स्टूडेंट, नंबर 1 हमारे पास 3:1, नंबर दूसरा है 1:3 और नंबर चौथा स्टूडेंट तीसरा है, सॉरी नंबर 1 है हमारे 3:1, नंबर दूसरा 1:3 और नंबर तीसरा है हमारे पास स्टूडेंट 1:2:1 और नंबर चौथा 1:1:2। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें जो इसका राइट आंसर है वो पहला नंबर है। कौन स्टूडेंट? 3:1। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कह रहा है? मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप। एक स्टूडेंट हमारे पास फिनोटाइप होता है, एक होता है जीनोटाइप होता है स्टूडेंट। तो फिनोटाइप में जो बाहरी लक्षण दिखने लगते हैं स्टूडेंट, मगर जीनोटाइप में भी, ठीक है ना। तो फिनोटाइप में क्या होते हैं? बाहरी लक्षण दिखने लगते हैं। तो फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है। नंबर क्या कह रहा है? नंबर 1 हमारा 3:1। ठीक है, ना कि हमारे पास दूसरा 1:3 नहीं होगा, ना हमारे पास तीसरे नंबर में 1:2:1 भी नहीं होगा, ना चौथा होगा स्टूडेंट 1:1:2, ये भी नहीं होगा स्टूडेंट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा 3:1, सॉरी पहला हो जाएगा 3:1। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास एक का गा कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। क्या कह रहा है? टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। नंबर 1 एस्कैरिस, नंबर 2 साल्मोनेला, नंबर तीसरा प्लाज्मोडियम, नंबर चौथा स्टूडेंट अमीबा। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें जो टाइफाइड के रोग जनक का नाम है वह साल्मोनेला। क्या स्टूडेंट? साल्मोनेला। ठीक है, कभी कभी क्या स्टूडेंट आपको साल्मोनेला टाइफी भी नाम मिल सकता है। क्या? साल्मोनेला टाइफी नाम भी मिल सकता है। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, क्या याद रखेंगे? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास है ये एक का घा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक का घा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण, क्या कहा है? निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है? ठीक है, मरुस्थलीय पौधे का नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, जो मरुस्थल पर पाए जाते हैं, मरुस्थलीय स्थानों में का इस लक्षण नहीं है। क्या कहता है? नंबर 1 है पत्ती पर मोटी उपत्वचा होती है। ये तो स्टूडेंट लक्षण होते हैं जो राजस्थान में स्टूडेंट, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, एक से एक पौधे पाए जाते हैं, वो मोटी पत्ती की होती है स्टूडेंट। ठीक है, उनकी पत्ती क्या होती है? जैसे नागफनी की पत्ती कैसी होती है स्टूडेंट? मोटी होती है। तो ये क्या कर रहा है? नहीं की बात हो रही है स्टूडेंट यहाँ पर। तो पत्ती पर मोटी उपत्वचा होती है स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं। अगर स्टूडेंट रंध्र जो होंगे स्टूडेंट, पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, अगर वो स्टूडेंट गहरे नहीं होंगे
तो स्टूडेंट क्या होगा, अगर गहरे नहीं होंगे तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि मतलब ट्रांसपायरेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगी। स्टूडेंट आप जानते हैं कि रेगिस्तान में क्या है, पानी की मात्रा बहुत कम है, इसीलिए जो उनके जो रंध्र होते हैं पत्तियों के, वो कहाँ पर होते हैं, गहरे और गर्त में व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल गहरे में। ठीक है, क्या कहा स्टूडेंट, नंबर तीसरा, पत्तियों का कार्य तना करने लगता है। बिल्कुल सही स्टूडेंट, क्या कह रहा है, पत्तियों का जो कार्य है बिल्कुल तना करने लगता है स्टूडेंट वहाँ पर राजस्थान में। तो ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है स्टूडेंट कि पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। बिल्कुल ही गलत है स्टूडेंट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। बिल्कुल ही नहीं पाए जाते स्टूडेंट बराबर। क्या कह रहा है, मस्थली पौधे का नहीं है स्टूडेंट, तो यही चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, दूसरे का हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी पौधे के पराग गण में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है स्टूडेंट, क्या है 21 है, तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका के क्रोमोसोम्स की संख्या लिखिए कह रहे स्टूडेंट। ठीक है, आपको उत्तर डाल लेना स्टूडेंट, इसमें लिखना है अगर अंड कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 तो युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होगी, 42 होगी स्टूडेंट। ठीक है, कितनी होगी, 42, यानी कि मतलब 2n स्टूडेंट। मादा युग्मक और जो नर युग्मक होते हैं स्टूडेंट, दोनों ही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में 21 और 21 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे स्टूडेंट, 42 ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 42 बनाएंगे। कह रहा है ना कि क्रोमोसोम की संख्या 21, तो युग्मनज जो स्टूडेंट युग्मनज बनेगा उसमें कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक 21 है 21 दोनों जब हो जाएंगे स्टूडेंट, इसमें तो कह रहा है अंड कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है। अगर स्टूडेंट अंड कोशिका में अगर क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है तो नर युग्मक के पास भी 21 होंगे। तो स्टूडेंट क्या होगा, मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में 21 मिलकर क्या बनाएंगे, 42 बनाएंगे। कितना क्या हो जाएगा, 42 हो जाएंगे क्रोमोसोम्स की संख्या। जो युग्मनज बनेगा तो युग्मनज में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, क्रोमोसोम्स की संख्या 42 हो जाएगी। 21 2 42 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ठीक है, यही इसका राइट आंसर स्टूडेंट आप उतार सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद दूसरे खा कह रहा है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, कह रहा है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट उत्तर में उसका नाम क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। क्या नाम है स्टूडेंट, उसका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। यही स्टूडेंट क्या होता है, जो डीएनए के खंडों को काटने का कार्य क्या करता है। ये क्या है, ये डीएनए को खंडों को काटता है स्टूडेंट। मगर मैं बता दूं स्टूडेंट, लेकिन अगर डीएनए के दो खंडों को अगर जोड़ने की बात अगर हो स्टूडेंट, अगर क्या है, अगर लेकिन डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन होता है, लाइगेज एंजाइम होता है स्टूडेंट। आप इसे भी नोट कर लीजिए, कौन सा एंजाइम होता है, लाइगेज का। क्या है स्टूडेंट, डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला, ये क्या है, डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन है, लाइगेज एंजाइम है। कौन सा, लाइगेज। लेकिन स्टूडेंट डीएनए के खंडों को काटने वाला कौन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियेज, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, दूसरे का गा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे का गा कि चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। क्या कह रहा है, चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, उत्तर में आपको डाल लेना है स्टूडेंट एन टी। ये सूत्र क्या है स्टूडेंट, समीकरण एन टी। टी स्टूडेंट सफिक्स में है, टी सफिक्स में, एन टी बराबर n0 e के पावर आर टी। ये स्टूडेंट क्या है, ये समीकरण है। जहां पर मैं बता दूं स्टूडेंट, एन टी जो है हमारे पास, एन टी सफिक्स एन टी बराबर क्या है, टी समय बाद जनसंख्या घनत्व। क्या स्टूडेंट, टी समय बाद जनसंख्या घनत्व, ये स्टूडेंट। अब n0 बराबर क्या है, शून्य समय पर जनसंख्या घनत्व। आर बराबर क्या है स्टूडेंट, प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर। अब ई बराबर क्या है, प्राकृतिक लघु गणक का आधार। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर है। आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, दूसरे का घा कह रहा है हमारा, दूसरे घा पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। क्या स्टूडेंट, पात्रे निषेचन
को संक्षेप में लिखिए। ये कह रहा है, उत्तर डाल लेना स्टूडेंट, आपको इसमें लिखना है। इस विधि में स्त्री के अंडाशय से, जो क्या होता है स्टूडेंट, स्त्रियों में एक जोड़ी होते हैं स्टूडेंट। अंडाशय जो होते हैं कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, यानी कि मतलब दो होते हैं। स्त्री के अंडाशय से अंडाणुओं को निष्कासित करके, क्या करें स्टूडेंट, निष्कासित करके शरीर से बाहर निकाल करके स्टूडेंट, शरीर से बाहर शुक्राणु से संयोजित करा के भ्रूण निर्माण किया जाता है। यानी कि मतलब स्टूडेंट, जो स्त्रियों को जो स्टूडेंट अंडाणु होता है और पुरुष का शुक्राणु जो होता है, उस दोनों को ही, शुक्राणु और अंडाणु को संयोजित करके स्टूडेंट भ्रूण निर्माण किया जाता है। कहाँ पर, प्रयोगशाला में स्टूडेंट, ठीक है। भ्रूण निर्माण किया जाता है। पात्र निषेचन IVF कहलाता है। इसे स्टूडेंट पात्र निषेचन को इंग्लिश में IVF भी कहते हैं। IVF का फुल फॉर्म में बता दें स्टूडेंट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसका IVF का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे का अंगा। अंगा कह रहा है स्टूडेंट, दूसरे का अंगा, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। क्या कह रहा है, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है। क्या स्टूडेंट, लैक्टोबैसिलस है। यही स्टूडेंट जो होता है दूध से दही बनाता है। कौन स्टूडेंट, लैक्टोबैसिलस। ये जीवाणु होता है स्टूडेंट। क्या ये कौन है, जीवाणु है। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो दूध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, पूछा जाता है तो दूध की शुद्धता को किसके द्वारा नापा जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट, लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। पूछा जाता है स्टूडेंट, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, कह रहा है तीसरे का, कह रहा है हमारा अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। मैं बता दूं स्टूडेंट, यह जो क्वेश्चन है पिछली वीडियो में हो चुका है स्टूडेंट। अनिषेक जनित फल, जैसे हमारे पास केला था, मैं स्टूडेंट वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया था केला का, ठीक है। ये केला का जो होता है स्टूडेंट, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट, अनिषेक जनित फल क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया भी था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरे का खा हमारा कह रहा है कि समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। समयुग्मजी यानी वो समान युग्मक, ठीक है स्टूडेंट, समान युग्मक, समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, यही कह रहा है। उत्तर डालें स्टूडेंट, इसमें लिखना जब दोनों अलील समान हो। यहाँ पर स्टूडेंट शब्द से पकड़े मिले जा रहा है स्टूडेंट, शब्द से हमें पहचाने मिलता है समयुग्मजी, यानी कि मतलब जब दोनों अलील समान हो तो इसे हम समयुग्मजी अलील जोड़ा कहते हैं स्टूडेंट। जैसे उदाहरण में TT, यानी कि मतलब स्टूडेंट कैपिटल T और कैपिटल T, स्मॉल टी, ये दोनों ही क्या है स्टूडेंट, समान ही तो है, ये दोनों ही क्या है, समान ही, इसीलिए इन्हें क्या कह देते हैं, समयुग्मजी अलील जोड़ा कहते हैं स्टूडेंट। समयुग्मजी अलील जोड़ा कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों ही अलील क्या है, ये समान है, समयुग्मजी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, तीसरे का हमारा गा कह रहा है, तीसरे गा छायोद्भिद को उदाहरण देते हुए लिखिए। यह स्टूडेंट छायोद्भिद ही है। ये क्या है, इस यहाँ पर लिखा स्टूडेंट आंसर में लिखा था छायोद्भिद लिखा था, मगर स्टूडेंट मैं बता दूं सही शब्द जो है छायोद्भिद है, छायोद्भिद है स्टूडेंट। कह रहा है छायोद्भिद को उदाहरण देते हुए लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, उत्तर में वे पौधे जो न्यून प्रकाश, न्यून का मतलब स्टूडेंट हल्का, वे पौधे जो न्यून प्रकाश तीव्रता में श्रेष्ठता से जीवित रहते हैं, न्यून, ठीक है स्टूडेंट। वे पौधे जो न्यून प्रकाश तीव्रता में श्रेष्ठता से जीवित रहते हैं छायोद्भिद कहलाते स्टूडेंट, ठीक है। क्या कहलाते, छायोद्भिद, ये छाया में होते हैं, छायोद्भिद कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे है स्टूडेंट, उदाहरण में बेल, आपने देखा भी होगा गांव में पाया जाता है स्टूडेंट, ये पेड़ क्या है, बेल है, कामा निकैंथस आदि, अभी भी और भी हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, आदि इसलिए लगाया गया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पे स्टूडेंट, तीसरे का हमारा घा कह रहा है, तीसरे घा क्राई प्रोटीन क्या है, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम लिखिए स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर डाल लेना। इसमें लिखना क्राई प्रोटीन एक क्रिस्टल प्रोटीन है। क्या स्टूडेंट, क्राई प्रोटीन एक क्रिस्टल प्रोटीन है जो कीटों के लिए विषैली होती है। क्या होती है स्टूडेंट, जो कीटों के लिए बहुत ही विषैली होती है, तथा स्टूडेंट क्राई जीन द्वारा निरूपित होती है। जीवाणु
का नाम क्या है स्टूडेंट, क्योंकि पैदा करने वाले जीव का नाम भी पूछ रहा है। तो जीवाणु बैसिलस थूरिंजिएंसिस, क्या नाम है इसका, बैसिलस थूरिंजिएंसिस जीवाणु इसका अक्रिय अवस्था में उत्पादन करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, नाम है इसका बैसिलस थूरिंजिएंसिस। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरे का हमारा अंगा कह रहा है बायो रिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है, बायो रिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, उत्तर डाल लेना है। लिखना स्टूडेंट उत्तर में आपको कि बायो रिएक्टर बृहद यानी मतलब बड़ा पात्र, बृहद का मतलब होता है स्टूडेंट बड़ा, बृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा, बृहद पात्र जिनका आयतन लगभग क्या होता है स्टूडेंट 100 से 1000 लीटर होता है, होते हैं, जिनका प्रयोग कच्चे स्टूडेंट पदार्थों को विशिष्ट उत्पादों में जैविक रूपांतरण के लिए किया जाता है। प्रत्येक बायो रिएक्टर में बेलनाकार, कैसे बेलनाकार विलोडक टैंक अवयवों को मिटाने के लिए होता है स्टूडेंट। ठीक है, विलोडक अवयवों को मिलाता है, ठीक है, अवयवों को क्या था, मिलाता है तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें उद्वेग उत्पन्न करने वाला तंत्र अवयवों को भली भांति मिलाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट, मिलाने के लिए होता है तथा एक निकास तंत्र ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए होता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट पॉइंट है। इसका उपयोग झाग नियंत्रक तंत्र, एक ताप नियंत्रक तंत्र, एक पीएच, ये स्टूडेंट एच क्या स्टूडेंट, पीएच, ये पी बड़ा है एच छोटा, ठीक है, पीएच नियंत्रक तंत्र और एक नमूना विकास तंत्र आवर्तित रूप से कल्चर की लघु मात्राएं निष्कासित करने के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका पूरा का पूरा स्टूडेंट संक्षिप्त वर्णन था किसका, बायो रिएक्टर का। इसमें आपको 3 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, चौथे का हमारा क्या कह रहा है, शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता के मध्य अंतर कीजिए। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, यह जो अंतर है मैं पिछली वीडियो में करा चुका था, यह प्रश्न पिछले सेट में हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, आप वहां से जाकर देख सकते हैं पिछले सेट में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे का हमारा खा कह रहा है शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या डालेना है स्टूडेंट, उत्तर में स्टूडेंट सबसे पहले आपको शुक्राणु जनन हेडिंग डालेना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या डालेना है, शुक्राणु जनन हेडिंग। ठीक है, और देखिए प्रिय स्टूडेंट यहाँ पर लिखना क्या है स्टूडेंट, शुक्राणु जनन में प्राणी के वृषणों में विशेष कोशिकाओं से आश्रित शुक्राणु जनन को नलिकाएं होती हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो पुरुष होते हैं उनमें एक जोड़ी वृषण होते हैं, यानी कि मतलब 2, एक जोड़ी होते हैं यानी कि मतलब 2 वृषण होते हैं। तो विशेष कोशिकाओं से आश्रित शुक्राणु जनन नलिकाएं होती है स्टूडेंट उनमें। ठीक है, इन कोशिकाओं की परत जनन उपकला कहलाती है। जनन उपकला की कोशिकाओं से विशेष प्रक्रम प्रोसेस द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। शुक्राणु जनन क्या होता है स्टूडेंट, वृषण से में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को ही शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जनन उपकला की अन्य कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणुओं का पोषण करते हैं। क्या स्टूडेंट, जनन उपकला की अन्य कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणुओं क्या करती हैं, पोषण करती हैं। शुक्र जनन की संपूर्ण विधि के अग्रांकित महत्वपूर्ण चरण है। ये है स्टूडेंट इसका आंसर। इसके बाद और देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट इसमें और लिखना है आपको नंबर 1 में शुक्राणु पूर्व का निर्माण, शुक्राणु पूर्व का निर्माण। जनन उपकला की कोशिकाएं जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का निर्माण करने की प्रावस्थाओं में प्रवेश करती हैं,
आदि जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक स्टूडेंट, जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। आदि जनन कोशिका को निम्नलिखित 3 प्रावस्थाओं से निकलना होता है। कितने प्रावस्थाओं से स्टूडेंट? 3 प्रावस्थाओं से निकलना होता है। नंबर 1 है स्टूडेंट गुणन प्रावस्था। आदि जनन कोशिकाओं में केंद्रक बड़ा होता है तथा ये अविभेदित होती हैं। इन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होने से इनकी संख्या बढ़ती रहती है। इनमें से कुछ कोशिकाएं शुक्राणु जनन नलिकाओं की भांति कि नहीं स्टूडेंट, शुक्राणु जनन नलिकाओं की भित्ति पर स्थित हो जाती हैं और स्थायी स्रोत की तरह रहती हैं। यही इसका स्टूडेंट राइट आंसर था। और मैं बता दूं स्टूडेंट, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रिय स्टूडेंट, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कर देना और लाइक कर देना। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।